Hello friends, very good morning to all of you friends, my dear CSC aspirants. So friends, कल तक हमने डिस्कस किया था tenure of the judges and removal process of the judge and how the judges removal process can be proceeds from the Parliament House. Now today we will discuss about the salaries and allowances of the judges of High Court and the High Court. In High Court, the salaries, allowances, and pension privileges and other facilities, how it is determined and from who is determined it or decide it. So before started lectures, I request to all of you, my dear friends, please subscribe, share and like the channels and बने रहिए and continue to see the lectures and gain the informations to uh, in the preparations of preliminary point of view and mains point of view for civil service examination, including all other competitive examination. The component is most important and many other questions, at least 8 to 10 or 12 questions can be asked in the preliminary examinations. So salaries and allowances, who determined it, who decided it? The judges' salaries and allowances, privileges, pensions are determined by the Parliament House from time to time. इन फाइनेंशियल इमरजेंसी, अगर फाइनेंशियल इमरजेंसी इम्पोज होती है तो जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं हमारी कंट्री में तो उनकी सैलरीज एंड अलाउंसेस को कर्टेल किया जाता है और यानी कम किया जाता है उनकी सैलरीज और अदर प्रिविलेजेस जो होते हैं उनको जो है रिड्यूस किया जाता है ताकि फाइनेंशियल इमरजेंसी यानी फाइनेंशियल लॉस से हम फाइनेंशियल गेन की ओर हम जो है इसको इम्प्रूव करें. सो 1998 में तो चीफ जस्टिस जो की सैलरी थी वो फिक्स्ड कर दी गई थी. उसके बाद भी इसमें टाइम टू टाइम अमेंड हुआ है और they are also paid sanctuary allowances and provided with free accommodation and other facilities like medical car and telephone etc. In 2002 में pension of retired chief justice जो था वो फिक्स किया गया था 1,80,000 per annum and that of a retired judge की जो फिक्स की गई थी वो 1,56,000 पर annum. सो ट्रांसफ़र ऑफ जजेस, जो जितने भी जजेस ऑफ हाई कोर्ट्स होते हैं उनकी ट्रांसफ़र की जाती है. वो एक जगह पर निर्धारित नहीं होते, फिक्स्ड नहीं होते हैं, गवर्नमेंट उनका ट्रांसफ़र करती है. सो इनका ट्रांसफ़र जो है आम कोई मिनिस्टर्स या कोई चीफ मिनिस्टर्स या होम मिनिस्टर नहीं करते हैं. इनकी ट्रांसफ़र जो होती है ट्रांसफ़र ऑफ जजेस प्रेसिडेंट के द्वारा होती है. President can transfer a judge from one high court to another high court और कंसल्टेशन की जाती है बिफोर ट्रांसफ़र करने से चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के साथ. प्रेसिडेंट जब इसको ट्रांसफ़र करते हैं, इन जजेस को ट्रांसफ़र करते हैं एक हाई कोर्ट से दूसरे हाई कोर्ट की तरफ, तो पहले कंसल्ट किया जाता है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया यानी चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट से. ऑन ट्रांसफ़र they are entitled to receive in addition to his own salary such compensatory allowances as may be determined by parliament. So acting chief justice, अगर चीफ जस्टिस प्रेजेंट ना हो तो क्या उस चेयर पर कौन सी बॉडी एक्ट करती है जिसको हम एक्टिंग चीफ जस्टिस कहते हैं. तो ये एक्टिंग चीफ जस्टिस जो है ये अपॉइंट किए जा सकते हैं. एक जज ऑफ द हाई कोर्ट जो होता है वो एज एन एक्टिंग चीफ जस्टिस ऑफ द हाई कोर्ट की चेयर पर की पोस्ट पर अपॉइंट किया जा सकता है प्रेसिडेंट द्वारा. द ऑफिस ऑफ चीफ जस्टिस ऑफ द हाई कोर्ट इज वैकेंट. कब इसको अपॉइंट किया जा सकता है? जब चीफ जस्टिस का ऑफिस, हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस का ऑफिस वैकेंट होता है. फर्स्ट पॉइंट. सेकंड, जब चीफ जस्टिस, हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस जो हैं टेम्परेली एब्सेंट होते हैं. थर्ड पॉइंट, चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट जब अनेबल होते हैं अपनी ड्यूटी को परफॉर्म करने में, ऑफिस में अपने ऑफिस में ड्यूटी को परफॉर्म करने से के
काबिल नहीं रहते यानी अनेबल होते हैं, किसी को होते हैं, तब एक्टिंग चीफ जस्टिस अपॉइंट किए जाते हैं किसी भी जज को उसी ही हाई कोर्ट से उठाकर, और ये अपॉइंटमेंट प्रेसिडेंट द्वारा की जाती है। एडिशनल एंड एक्टिंग चीफ जस्टिस क्या होते हैं? उसके बाद एडिशनल जजेस होते हैं और एक्टिंग जजेस भी होते हैं। प्रेसिडेंट कैन अपॉइंट duly qualified persons as additional judges of a high court for a temporary period, not a fixed or forever, only for the temporary period, not exceeding 2 years, कि उनका जो टेन्योर कार्यकाल होता है वो 2 साल से ज़्यादा नहीं होता है, 2 साल से कम ही रहता है, 2 साल तक। There is a temporary increase in the business of the High Court. First, second, there are areas of work in the High Court. The President can also appoint a duly qualified person as an acting Chief Justice of a High Court जब judges of High Court other than Chief Justice is unable to perform the duties of his office due to absence or any other reasons. And second point, appointed to act temporarily as Chief Justice of that High Court. एक्टिंग जज जो होते हैं वो ऑफिस को होल्ड करते हैं अंटिल परमानेंट जज रिज्यूम्स हिज ऑफिस, तब तक वो ऑफिस को होल्ड करते हैं। हाउएवर बोथ द एडिशनल एंड एक्टिंग जजेस कैन नॉट होल्ड ऑफिस आफ्टर अटेनिंग द एज ऑफ 62 ईयर्स। कोई भी एडिशनल या एक्टिंग चीफ जस्टिस जो होता है जब वो अपनी 62 ईयर्स की एज कंप्लीट करते हैं उसके बाद वो ऑफिस को अटेन नहीं कर सकते, होल्ड नहीं कर सकते हैं, उनको वहां से रिटायर्ड होना पड़ता है। दिस इज द रूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड दैट इज डिफाइंड बाय द पार्लियामेंट हाउस। रिटायर्ड चीफ जस्टिस को क्या अपॉइंट किया जाता है? किसी भी टाइम पर चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट जो होते हैं, चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट, स्टेट कैन request a retired judge of that high court or any other high court to act as a judge to the high court of that state for the temporary period. तो जो रिटायर्ड जजेस होते हैं, जो चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट के होते हैं, वो रिक्वेस्ट करते हैं उनसे, जब उनके पास स्टाफ की लैकनेस रहती है, स्टाफ की शार्टेज रहती है, जजेस की शार्टेज रहती है, तब वो रिटायर्ड जजेस से रिक्वेस्ट करते हैं चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट कि वो किसी भी हाई कोर्ट के जज, जरूरी नहीं कि जम्मू का हाई कोर्ट है या कोलकाता का हाई कोर्ट है तो वहाँ पर वो चीफ जस्टिस वहीं पर वो ऑल इंडिया के किसी भी हाई कोर्ट के रिटायर्ड जज से रिक्वेस्ट करके उनको टेम्परेरी जो है पीरियड के लिए अपॉइंट किया जा सकता है, उनको कॉल दिया जा सकता है। ही और शी कैन डू टू सो ओनली विद द प्रीवियस कंसेंट ऑफ द प्रेसिडेंट। इससे पहले ऐसा करने से चीफ जस्टिस को प्रीवियस कंसेंट जो है वो प्रेसिडेंट की लेनी पड़ती है, ली जा सकती है। एंड आल्सो ऑफ द पर्सन टू बी सो अपॉइंटेड, तो तब ये पर्सन अपॉइंट किए जा सकते हैं। एंड आल्सो ऑफ द पर्सन टू बी सो अपॉइंटेड, such a judges is entitled to such allowances as the president may determine. He or she will also enjoy all the jurisdiction, powers and privileges of the judge of that high court, but he or she will not otherwise be deemed to be a judge of that high court. So independency of the high court is very necessary, very needful for taking the decision without interference in day-to-day activities of the judicial system or outside the bodies that like politicians, executives, कहीं पर भी जब वो ऐसे इंटरवेंट करें तो इसलिए ये पिलर ऑफ डेमोक्रेसी जो है, थर्ड पिलर ऑफ डेमोक्रेसी को इंडिपेंडेंट जज में रखा गया है। अब ये इंडिपेंडेंस ऑफ हाई कोर्ट जो है ये इज वेरी एसेंशियल फॉर द इफेक्टिव डिस्चार्ज ऑफ द ड्यूटीज असाइन्ड टू इट। It should be free from the encroachments, pressures and interferences of the executive or council of ministers and the legislatures. मैंने आपको बता दिया कि कोई भी एग्जीक्यूटिव चाहे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स या फिर किसी भी लेजिस्लेचर से ये इंटरफेरेंस, प्रेशर या एनक्रोचमेंट से फ्री होते हैं और वह अपना जुडिशरी सिस्टम जो है इंडिपेंडेंटली अपनी ड्यूटीज को असाइन करते हैं, परफॉर्म करते हैं और डिस्चार्ज करते हैं
अपने बेटर स्किल के साथ एंड प्रोवाइड करते हैं बेस्ट डिसीजंस, बेस्ट जो जस्टिस टू द सिटीजन्स ऑफ द नेशंस। कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ मेड द कुछ प्रोविजन बताए हैं कॉन्स्टिट्यूशन ने जो सेफ गार्ड एंड इंश्योर करते हैं इंडिपेंडेंट एंड इम्पार्शियल फंक्शनिंग ऑफ ए हाई कोर्ट की। तो इसमें बोर्ड ऑफ अपॉइंटमेंट है कि जजेस ऑफ द हाई कोर्ट जो है वो प्रेसिडेंट द्वारा अपॉइंट किए जाते हैं, which means the cabinet in consultation with the members of the judiciary itself, that is Chief Justice of India and Chief Justice of the High Court। ये प्रोविजन curtails करता है absolute discretion of the executive as well as ensure करता है that the judicial appointments are not based on any political and practical considerations। So security of tenure जो होता है जजेस का, हाई कोर्ट के जजेस का, वो प्रोवाइडेड किया जाता है विद द सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर। दे कैन बी रिमूव्ड फ्रॉम ऑफिस बाय द प्रेसिडेंट ओनली इन द मैनर एंड ऑन द ग्राउंड्स मेंशन इन द कॉन्स्टिट्यूशन, दैट इज द टू इनकैपेसिटी एंड मिसबिहेवियर और मिसकंडक्ट ऑफ द जजेस। इन दो ग्राउंड्स पे उनको रिमूव किया जा सकता है। दिस मीन्स दैट दे डू नॉट होल्ड देयर ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट। तो they are appointed by him. This is obvious from the fact that no judge of a high court has been removed or impeached so far। फिक्स सर्विस कंडीशन जो होती हैं, सैलरीज, अलाउंसेस, प्रिविलेजेस, लीव एंड पेंशन ऑफ द जजेस ऑफ ए हाई कोर्ट, वो डिटरमाइन की जाती हैं टाइम टू टाइम से बाय द पार्लियामेंट, बट they cannot be changed to their disadvantage after their appointment except during a financial emergency। मैं आपको I already discussed with you during the financial emergency the positions are changed of all employees or officers, executive as well as judiciary in our country। Thus the conditions of services of the judges of a high court remain same during their term of office। Only the financial emergency impact on their salaries, on their privileges or all other expenses can be curtailed। Expenses, all those expenses, जैसे कि some judges have to given the pensions, have to given the salaries, from where, which funds, that is expenses charged on the consolidated fund। The salaries and allowances of the judges as well as the salaries, allowances of the judges, the salaries, allowances and pension of the staff as well as the administrative expenses of the high court are charged on the consolidated fund of it state। I again repeat it कि salaries और allowances judges के और salaries, allowances और pension staff का या फिर एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस जो हाई कोर्ट के होते हैं वो चार्ज किए जाते हैं कंसोलिडेटेड फंड ऑफ द स्टेट से। Thus they are not votable by the state legislature, though they can be discussed by it। It should be noted here that the pension of a high court judge is charged, हाई कोर्ट की जो जजेस की पेंशन होती है वो चार्ज की जाती है कंसोलिडेटेड फंड ऑफ द इंडिया से, नॉट द स्टेट। सैलरीज जितनी भी हैं, एक्सपेंसेस हैं, वो चार्ज किए जाते हैं स्टेट कंसोलिडेटेड फंड से जजेस के, और पेंशन जो है जब रिटायर्ड होते हैं जज उनकी पेंशन स्टेट कंसोलिडेटेड फंड से नहीं, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से चार्ज होती है। कंडक्ट ऑफ जजेस कैन नॉट बी डिस्कस्ड। कोई भी जजेस का कंडक्ट है, ऐसा कोई भी प्रोसीजर या कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं है प्रोविजन कि उस कंडक्ट ऑफ जजेस को डिस्कस किया जाए, उसको डिस्कस नहीं किया जा सकता। कॉन्स्टिट्यूशन प्रोहिबिट करता है any discussions in parliament or in a legislative assembly with respect to the conduct of the judges of a high court in the discharge of their duties, except when an impeachment motion is under consideration of the parliament। जब तक impeachment न लाया जाए, रिमूवल प्रोसेस पार्लियामेंट में लाया न जाए, उस पर वो डिस्कस कर सकते हैं उस ड्यूरेशंस में, उस दौरान कंडक्ट ऑफ द जजेस को। लेकिन उससे पहले किसी जजेस, किसी जुडिशियल बॉडीज की कंडक्शंस
या बिहेवियर के बारे में कोई भी डिस्कशंस अलाउड नहीं है पार्लियामेंट में, ये प्रोहिबिट करता है कॉन्स्टिट्यूशन। बैन ऑन प्रैक्टिस आफ्टर रिटायरमेंट होता है, और रिटायर्ड जो जजेस होते हैं, रिटायर्ड परमानेंट जजेस ऑफ ए हाई कोर्ट जो होते हैं, उनको मना किया जाता है फ्रॉम प्लीडिंग और एक्टिंग इन एनी कोर्ट और बिफोर एनी अथॉरिटी इन इंडिया except the Supreme Court and the High Courts. This ensure that they do not favor any one of the hope of future for favor. Power to punish for its contempt. High Court can punish any person for its contempt, thus its actions and decisions cannot be criticized and opposed by any body. This power is vested in the High Court to maintain its authority, dignity and honor. फ्रीडम टू अपॉइंट इट्स स्टाफ, कि जो चीफ जस्टिस ऑफ ए हाई कोर्ट होता है वो कैन अपॉइंट ऑफिसर्स एंड सर्वेंट्स ऑफ द हाई कोर्ट विदाउट एनी इंटरफेरेंस फ्रॉम द एग्जीक्यूटिव। he or she can also prescribe their conditions of service. इसकी जो jurisdiction होती है वो कैन नॉट बी curtailed, वो curtail नहीं की जा सकती है। The jurisdiction and power of a high court is so far as they are specified in the constitution cannot be curtailed both by the parliament and the state legislatures, but in other respects the jurisdiction and power of the high courts can be changed both by the parliament and the state legislatures. Separation from executive, constitution ने डायरेक्ट किया हुआ है स्टेट को कि वो स्टेप्स लें to separate the judiciary from the executive in public services. This means that the executive authorities should not possess the judicial power and consequent क्या होता है, result क्या रहता है upon its implementation, कि the role of executive जो authorities होती हैं in judicial administration में वो came to an end, उनकी जो authority वो judicial system में नहीं चलती हैं, उनकी power नहीं चलती है और वो end रहती हैं। इसी तरीके से सेपरेशन ऑफ जुडिशरी इंडिपेंडेंटली होके, फ्रीडम होके अपना इंडिपेंडेंट ड्यूटीज परफॉर्म करती हैं और जस्टिस प्रोवाइड करती है सिटीजंस ऑफ द नेशंस को। जुरिस्डिक्शन एंड पावर ऑफ हाई कोर्ट जो होता है वो लाइक सुप्रीम कोर्ट की तरह होता है, और हाई कोर्ट हैज बीन वेस्टेड विद क्वाइट एक्सटेंसिव एंड इफेक्टिव पावर्स. It is the highest court of appeal in the state. It is the protector of the fundamental right of the citizens. It is vested with the power to interpret the constitution. Besides it has supervisory and consultative roles. इसी तरीके से constitution do not contain detailed provision with regard to the jurisdictions and powers of a high court. It only lays down that the jurisdiction and power of a high court are to be the same as immediately before the commencement of the constitution. But there is one addition. यहाँ पर एक addition में भी है कि constitution high court की jurisdiction को जो और revenue देता है तो किसी और revenue matters पर, तो jurisdiction देता है revenue matters पर जो, तो which it did not enjoy the pre-constitution era. The constitution also confers by other provisions some more additional powers on a high court, like writ jurisdiction, power of superintendence, consultation power, etc. Moreover, ये पावर जो होती हैं ये एम्पावर्स करती हैं पार्लियामेंट को एंड द स्टेट लेजिस्लेचर को कि टू चेंज द जुरिस्डिक्शन एंड पावर ऑफ ए हाई कोर्ट. तो एट प्रेजेंट हाई कोर्ट एंजॉयज करती हैं कुछ जुरिस्डिक्शन को एंड पावर्स को. वो कौन सी हैं? ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन, रिट जुरिस्डिक्शन, एपिलेट जुरिस्डिक्शन, सुपरवाइजरी जुरिस्डिक्शन, कंट्रोल और सबऑर्डिनेट कोर्ट्स एंड ए कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड एंड पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू. सो ये प्रेजेंट जुरिस्डिक्शन एंड पावर ऑफ हाई कोर्ट्स की हैं और गवर्न की जाती हैं. इसमें फर्स्ट है कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन, सेकंड द लेटर पेटेंट, थर्ड है एक्ट्स ऑफ पार्लियामेंट, and fourth is the acts of state legislature, and fifth is Indian Penal Code 1860, and sixth is the Criminal Procedure Code 1973, and seventh is the Civil Procedure Code 1908. ये ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन जो होती हैं, ये रिट पेटिशन जो फाइल होती है जब आपके फंडामेंटल राइट वायलेट होते हैं किसी सिटीजन्स के, ये तभी इम्पोज की जाती हैं.
और इसके पास सिटीजन के पास अपना अधिकार होता है, अपना राइट होता है, जिसको हम राइट टू रेमेडीज कहते हैं। आर्टिकल 226 इससे डील करता है कॉन्स्टिट्यूशन का, और इस तरीके से ये अपने जस्टिस को लेने के लिए अगर उनको सबॉर्डिनेट कोर्ट की जजमेंट पर कुछ संदेह रहता है तो वो आर्टिकल 226 उनके पास राइट होता है सिटीजन के पास कि वो अपने फंडामेंटल राइट को वायलेट ना होने दें और अपने सेफगार्ड के लिए, अपने जस्टिस के लिए डायरेक्ट अपील कर सकते हैं हाई कोर्ट्स के अंदर अंडर आर्टिकल 226। इट इज द राइट ऑफ द एवरी सिटीजन ऑफ द कंट्री, and the judgment of the subordinate under these articles can be transferred, or the client can go directly to the high court, and the judgment of subordinate court can be challenged in the high court. So friends, original jurisdiction means the power of high court to hear disputes in the first instance, not by way of appeal. So friends, the lecture is ours, and tomorrow we will meet with you again with the latest lectures, that is the present, at present what is the powers and jurisdictions of High Court. We will discuss it in details with you on tomorrow. So friends, please like, share and subscribe the channels, and wish you very all the best for your UPSC and PSC civil service preparations, and do best preparations and gain a best materials, factually and analytically, very informative point of view, very informations keep in your mind, and go thoroughly study with the books. So friends, thank you so much, and Jai Hind.